नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बिहार के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। कोरोना की वजह से पढ़ाई ठप है और उफान पर आई नदियों ने स्कूलों के भवनों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। स्कूल के भवन पानी में समा रहे हैं और मायूस ग्रामीण बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। गंडक और कनकई का कहर। खतरे की जद में बिहार के स्कूल। नदी में समा गए कई भवन। ताश के पत्तों की तरह बिखर गई बिल्डिंग। स्कूल पर जल प्रहार। तो जी हां, बिहार के स्कूलों पर जल प्रहार है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन 3 तस्वीरों को देखिए जो नदी के कहर की बानगी को बयां कर रही हैं। कुछ ही सेकंड में स्कूल के भवन पानी में विलीन हो जा रहे हैं। पूर्णिया और गोपालगंज की ये तस्वीरें हैं जहां 2 दिन के भीतर 2 स्कूल पूरी तरह से पानी में समा गए। तो इन तीनों तस्वीरों के जरिए पानी के इस जल प्रहार को आप देख और समझ सकते हैं। 2 दिनों के अंदर 3 स्कूल पानी में यूं ही समा गए। पूर्णिया के सिमलवाड़ी में प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग कनकई नदी के कटाव से ध्वस्त हो गई। महज 40 सेकंड में स्कूल की पूरी बिल्डिंग गिर गई। स्थानीय लोगों की माने तो उन्होंने इसकी खबर जिला प्रशासन को दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो देखिए मलबे के ढेर में ये स्कूल का भवन जो अब पानी में समा चुका है और कुछ सेकंड में ही देखिए पानी में ये पूरी की पूरी इमारत जो है स्कूल भवन की वो समा जाती है, विलीन हो जाती है। इधर गोपालगंज में 14 सितंबर को मंझरिया मिडिल स्कूल भवन का एक हिस्सा गंडक नदी में समा गया। तो 15 सितंबर को स्कूल के पूरे भवन को ही गंडक ने अपनी चपेट में ले लिया। गंडक के कटाव से स्कूल का 2 मंजिला भवन महज कुछ ही सेकंड में ताश के पत्तों की तरह ढहकर बिखर जाता है। स्कूल की बिल्डिंग आलीशान थी, लेकिन बाढ़ ने इसे ध्वस्त कर दिया और देखते ही देखते गंडक में स्कूल समा चुका है। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर गोपालगंज की ही और एक ही स्कूल भवन की हैं, लेकिन 2 दिन के अंदर ये पूरा स्कूल भवन जो है वो पानी में समा चुका है, गंडक में विलीन हो चुका है। तो आप तस्वीरों में हम जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं उन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मंझरिया मिडिल स्कूल भवन का एक हिस्सा जो है वो कुछ ही सेकंड में देखते ही देखते पानी में समा गया। पहले टॉयलेट की दीवार दरकती है और फिर टॉयलेट के टैंक के साथ ये टॉयलेट पूरी तरह से पानी में गायब हो जाता है। मंझरिया गांव में गंडक कहर बरपा रहा है। यहां पिछले कई दिनों से यूं ही कटाव जारी है। तो गोपालगंज के मंझरिया मिडिल स्कूल का जब टॉयलेट गंडक नदी में समाया था तभी ग्रामीणों ने इसकी खबर प्रशासन को दी थी, लेकिन प्रशासन ने सही वक्त पर कार्रवाई नहीं की और 15 सितंबर को यह पूरा का पूरा स्कूल भवन जो है वो नदी में विलीन हो गया। तो देखिए चंद सेकंड और पूरा ये आलीशान भवन जो स्कूल भवन था जहां पर बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, अपने भविष्य को बना रहे थे, वो गंडक में समा चुका है। 2 दिनों के अंदर पूरा स्कूल भवन इस गंडक में विलीन हो गया और प्रशासन ने वक्त रहते कोई कार्रवाई नहीं की। और बड़ी खबर इस वक्त झारखंड की राजधानी रांची से, जहां पर बुजुर्ग दंपत्ति की लाठी से पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। घटना बेड़ो थाना क्षेत्र के गोराडीह पतरा टोली गांव की है। डायन बिसाही के आरोप में दंपत्ति की हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। बुजुर्ग की हत्या से जहां परिजन सकते में है, वहीं 21वीं सदी में भी डायन बिसाही के आरोप में हत्या सभ्य समाज की खोखली हकीकत को सामने लाती है।
इसे लेकर बेड़ो थाने में मामला दर्ज कराया गया है। वहीं मृतक के बेटे की शिकायत के बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक के बेटे के अनुसार उसकी मां मानसिक अवसाद की शिकार थी और रात में घर से बाहर निकल जाया करती थी। सोमवार की रात को भी वो घर से बिना बताए यूं ही बाहर निकल गई, जिसके बाद सरना स्थल में उसका शव बरामद किया जाता है। वहीं उसके पिता भी गंभीर रूप से घायल थे, जिसके बाद इलाज के दौरान इनके पिता का भी देहांत हो जाता है, दम वो तोड़ देते हैं। और मिली जानकारी के मुताबिक पत्नी को बचाने के दौरान ही पिता भी घायल हुए थे और फिलहाल पुलिस अब इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत मिली हुई है, जिनसे इस वक्त पूछताछ जारी है। और ऐसे में न्यूज़ 18 सवाल उठाता है कि आखिर कब अंधविश्वास का यह अंधेरा जो है वो छटेगा। 21वीं सदी में भी अंधविश्वास आखिर हावी क्यों है? डैन बिसाही जैसा यह दंश कब खत्म होगा? कब पुलिस की गिरफ्त में दंपत्ति के हत्यारे आएंगे? और ये 21वीं सदी और इस 21वीं सदी में भी अंधविश्वास हावी है। और सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, इस पूरे घटना में शामिल लोगों को लेकर किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई है, किसी की गिरफ्तारी हुई है? जी विवाह, बता दें कि जिस तरह से ये हादसा हुआ है उसके बाद जैसे ही पुलिस को पूरे मामले की जानकारी हुई, वहीं पर फिलहाल पुलिस ने कुछ लोगों को अभी डिटेन किया है और उनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। हालांकि नामजद आरोपी न होने के कारण पुलिस ने अभी तक इसमें गिरफ्तारी नहीं की है, क्योंकि कहा जा रहा है पुलिस भी व्यापक अनुसंधान के बाद और जांच के बाद ही कार्रवाई की बात कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है विवाह, जिस तरह से लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, खासकर अगर राजधानी रांची के आसपास के जिलों में के इलाकों में अगर इस तरह की घटना हो जाए तो ये अपने आप में विडंबना है, क्योंकि कहीं ना कहीं 21वीं सदी में हम जी रहे हैं और आसमान और मंगल तक जाने की पहुंच रख रहे हैं, लेकिन बावजूद अब भी अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इस तरह की वारदातें जो है वो हो जा रही है। हालांकि इसको लेकर अवेयरनेस कैंपेन की बात तो की जाती है, लेकिन वो बिल्कुल ओम प्रकाश, सवाल तो यही उठता है ना कि सरकारें तो यही दावा करती हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो, कि देखिए जिस तरीके से सरकार कैंपेन कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, बताया जा रहा है, वैसे में इस तरह की घटनाओं को होना या इसके बार बार ऐसी घटनाओं का सामने आना तो ये जाहिर करता है कि ये कैंपेन सिर्फ हवाई तो नहीं है। जी सही बात है, क्योंकि जिस तरह से अगर कैंपेन अगर गंभीरता से चलाया जाता और अगर लोगों तक इसकी पहुंच जो है वो बराबर रहती तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं में कमी आती और इस तरह की घटनाएं हमें सुनने को न मिलती। लेकिन लगातार इस तरह की घटनाएं जो हैं वो सुनने को मिल जाती हैं, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है साफ तौर से कि अब भी जो है अंधविश्वास की जड़ें काफी गहरी है और उन्हें खत्म करने की जरूरत है। हालांकि आपको बता दें कि ज्यादातर जो इस तरह के मामले होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ा हुआ विवाद जो है वो सामने आता है और उसी वजह से इस तरह की हत्याएं जो हैं वो देखने को मिलती है और सुनने को मिलती है। हो सकता है कि इस घटना के पीछे भी कुछ इस तरह की घटना। बिल्कुल ओम प्रकाश, इसके लिए हालांकि इंतजार करना होगा कि पुलिस अपनी तहकीकात में, छानबीन में और पूछताछ में क्या सामने लाती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर सीवान से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने युवक पर हमला कर लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है और युवक को बाइक समेत पानी में फेंक दिया जाता है। गंभीर हालत में युवक को फिलहाल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना मैरवा थाना क्षेत्र के मैदनिया नहर के पास की है। पीड़ित युवक का नाम पप्पू है। युवक के शरीर पर चोट के कई निशान हैं। वहीं वारदात के बाद लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। वैशाली के लालगंज में एक युवती के अपहरण के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान लोगों ने लालगंज थाने का घेराव भी किया है। लोगों की माने तो अपहरण का आरोपी, जो युवती का कथित प्रेमी भी है, उसके अपहरण के बाद अश्लील मैसेज वायरल कर दिया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। बाद में पुलिस आरोपी अभिषेक के गांव पहुंची और उसके परिजनों से पूछताछ की गई। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी हुई है। तब वो बाहर भीतर में क्या कलक न कलक उससे हमरा का मतलब।
पहले भी किसी लड़की को लेके भागा है क्या? भागले कि ना भागले, गांव के तो लड़की के ना भागल, गांव के लड़की के तो कोई के ना लेके भागल, बाहर रही है, बाहर भीतर में का कली न कली हमरा तो कुछ पता ना है। माँ बाप का अपना समस्या है, समाज का भी समस्या बनता है कि भाई उसको आदमी जब कुछ आदमी गया है वहाँ पूछने के लिए तो उसको भी घर का लोग भी सरकारी कर दिया है, एफआईआर वगैरह हो रहा है। सिवान में भूमि विवाद में दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। मारपीट में करीब 10 लोग घायल हुए हैं, इनमें से कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। घटना मैरवा थाना क्षेत्र के बवनौली गांव की है, जहां जमीन विवाद को लेकर दो पाटीदारों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने दरवाजे पर खड़ी गाड़ी में आग लगा दी। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल कायम है और सभी घायलों को इलाज के लिए मैरवा रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी है। खबर सिवान के महाराजगंज से, जहां एक नर्सिंग होम के बाहर खड़ी बाइक को चोर चुरा ले गए। बाइक चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि दो शख्स पहले बाइक का लॉक खोलने की कोशिश करते हैं। जब वे इसमें कामयाब हो जाते हैं तो एक शख्स बाइक लेकर यहां बड़े आराम से भाग निकलता है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक चोर की तलाश में लगी है। पटना में एक बार फिर से चड्डी बनियान गैंग का आतंक देखने को मिल रहा है। हाल के दिनों में परसा बाजार थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। राजेश्वर बिहार इलाके में चोरों ने दो घरों को निशाना बनाया और घर में रखा लाखों रुपए का सामान लेकर उड़ गए। चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। स्थानीय लोगों ने थाने में आवेदन दिया है, लेकिन अब तक चोर गिरफ्त से बाहर हैं। यही है। खगड़िया पुलिस और एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एसटीएफ की टीम ने हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 1000 से ज्यादा गोलियां बरामद की गईं। तस्वीरें आपके सामने हैं। गिरफ्तार तस्कर पटना का रहने वाला है। डीएसपी ने यह बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के संसारपुर के पास पुलिस को यह सफलता हासिल हुई है और फिलहाल पकड़े गए तस्कर से पूछताछ की जा रही है। जिसके पास चेकिंग के दौरान उनके बैग से 1100 7.65 mm की गोली बरामद की गई। एक मोटरसाइकिल पल्सर एवं 2 मोबाइल उनके पास से बरामद किया गया। और बिहार के कई जिलों में आज सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। पटना समेत उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में धरती हिली। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.9 मापी गई है और भूकंप का केंद्र नेपाल में बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे पटना संवाददाता आनंद अमृतराज। आज तड़के सुबह 5:05 पे उत्तर बिहार के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जान माल के नुकसान की तो खबर नहीं है, लेकिन लोग आनन फानन में अपने घर से बाहर निकल गए। जाहिर सी बात है, भूकंप को लेकर लोग बेहद घबराए हुए थे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि अभी तक कहीं से भी कोई जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई है। रिक्टर स्केल पे इसकी तीव्रता 4.9 मापी गई है और इसका केंद्र नेपाल है। जाहिर तौर पे उत्तर बिहार भूकंप के लिहाज से बेहद सेंसिटिव जोन में आता है और राजधानी पटना भी सिस्मिक जोन 4 में आता है। तो जाहिर सी बात है, पटना सहित उत्तर बिहार के कई जिले भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। नेपाल में पिछले कुछ दिनों में दूसरी बार भूकंप का झटका महसूस किया गया है और फिलहाल उत्तर बिहार के भी कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो जाहिर तौर पे भूकंप के झटके को लेकर लोग डरे हुए हैं, लेकिन फिलहाल कहीं से भी कोई जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। और पटना जैसे शहर की बात हम बताएं तो पटना जैसे शहर में मकान इतने नज़दीक बने हुए हैं जो बेहद खतरनाक स्थिति में। तो जाहिर तौर पे पटना जैसे शहर के लिए भी भूकंप बेहद खतरनाक हो सकता है अगर भूकंप की जो तीव्रता है वो ज़्यादा हो। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि पटना में भूकंप का झटका नहीं महसूस किया गया, लेकिन उत्तर बिहार के कई जिलों में भूकंप का झटका महसूस किया गया। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। मंगलवार को बेगूसराय में झमाझम बारिश हुई और इस बारिश ने नगर निगम के दावे के एक बार फिर से यहां पर पोल खोल कर रख दी है। कई वार्ड में बारिश का पानी भर चुका है। तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों को देख करके दावों की हकीकत आपको खुद ब खुद पता चल जाएगी। लोगों को भारी परेशानी का अब सामना करना पड़ रहा है।
लोगों का ये कहना है कि बरसात के पहले निगम ने कोई काम नहीं किया, जिस वजह से बारिश के पानी में जल जमाव और इस जल जमाव में नारकीय जीवन जीना लोगों की नियति जैसी बन गई है। नगर निगम हो या सुदूर देहात हो, हालत जो है अभी प्रशासन का और ये व्यवस्था का वो बद से बदतर है। बुझलिए, बद से बदतर होने जा रहा है। स्थिति बहुत गंभीर है, जीना मुश्किल हो गया है अभी के दौर में लोगों को। और चुनाव को लेकर 12 राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हम का चुनाव चिन्ह टेलीफोन से बदलकर फ्राइंग पैन कर दिया गया है और ये फ्राइंग पैन अब उनका चुनाव चिन्ह होगा। वहीं पप्पू यादव की जाप का चुनाव चिन्ह हॉकी स्टिक और बॉल से बदलकर कैंची कर दिया गया है। पुष्पम प्रिया चौधरी की प्लूरल्स पार्टी को कोई चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया गया है। इसके साथ ही लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी को कैरम बोर्ड, तो भारतीय लोकनायक पार्टी को रोड रोलर, राष्ट्रीय जन पार्टी को बैट, राष्ट्रीय जन विकास पार्टी को बेबी वॉकर, हिंदुस्तानी संपूर्ण आजाद पार्टी को बैलून, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय को दूरबीन और मजदूर एकता पार्टी को हैंड कार्ड चुनाव चिन्ह अलॉट किए गए हैं। तो 12 राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह दे दिया गया है, जिसमें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी को अब फ्राइंग पैन दिया गया है। वहीं जाप यानी कि जन अधिकार पार्टी को कैंची दिया गया, जो कि पहले हॉकी स्टिक और बॉल हुआ करती थी। और जीतन राम मांझी की टेलीफोन से बदलकर फ्राइंग पैन चुनाव चिन्ह। बिहार में अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद अब चुनाव आयोग की 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय टीम दिल्ली लौट चुकी है। चुनाव आयोग को यह टीम आज अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इसी रिपोर्ट के आधार पर चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। 2 दिनों तक पटना, मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर में अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग की टीम ने बैठक की। मुख्य सचिव को टीम ने कई दिशा निर्देश दिए। मास्क, सैनिटाइजर, पीपी किट उपलब्ध किए जाएं। चुनावी बैठकों में 100 से ज्यादा लोग शामिल ना हों और टीम ने इन तमाम तैयारियों को लेकर संतोष जाहिर किया है। स्वास्थ्य सचिव प्रत्यय अमृत ने भी टीम की तैयारियों को विस्तार से जानकारी ली और दिल्ली से आई टीम ने मुख्य सचिव के साथ बैठक में कई दिशा निर्देश दिए। निर्देशों में वापस लौटे मजदूरों का 100% वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, कैंप लगाकर पुरुष और महिला वोटरों का अनुपात ठीक करने, महिला वोटरों को ज्यादा से ज्यादा वोट के लिए प्रेरित करना, बूथों पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कराना, ये तमाम निर्देश शामिल हैं। इसके साथ ही पर्याप्त संख्या जो हो वो मास्क और सैनिटाइजर और पीपी किट की उपलब्धता से जुड़ी हुई हो और पर्याप्त संख्या में निर्वाचन कर्मियों की उपलब्धता के भी निर्देश चुनाव आयोग की टीम की तरफ से दिए गए। तो चुनाव आयोग की टीम अब पटना से दिल्ली लौट चुकी है और अब इसके साथ ही चुनाव आयोग को जैसे ही ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी, उसके साथ ही अधिसूचना को लेकर की स्थितियां भी साफ हो जाएंगी कि आखिर वो कौन सी तारीख होगी, कितने चरणों में चुनाव, ये तमाम स्थितियां आप साफ होती हुई नजर आएंगी बहुत जल्द। औरंगाबाद में बीजेपी विधायक मनोज शर्मा के समर्थन में जनसंपर्क करने पहुंचे कृषि मंत्री प्रेम कुमार को विरोध का सामना करना पड़ा। मंत्री गो विधानसभा क्षेत्र में विधायक के समर्थन में जनसंपर्क करने के लिए पहुंचे थे। बंदेया थाना क्षेत्र के चपरा गांव में उन्हें जनसभा को संबोधित करना था। मंत्री जैसे ही मंच पर पहुंचे, गांव के लोगों ने विधायक के साथ मंत्री के खिलाफ भी नारेबाजी शुरू कर दी। विरोध के बीच ही प्रेम कुमार ने सभा को संबोधित किया। वहां से जाते वक्त दुल्लाबिघा के नहर के पास एक बार फिर से ग्रामीणों ने नारेबाजी शुरू कर दी। तस्वीरें देखिए आपके सामने। हंगामे के बीच ही मंत्री कुमार ने जनसभा को संबोधित तो जरूर किया, लेकिन ये विरोध लगातार जारी रहा। नेताओं को लगातार जनता के सामने फजीहत झेलनी पड़ रही है। इससे पहले भी मुजफ्फरपुर से गायघाट विधायक महेश्वर यादव जब सुस्ता गांव पहुंचे थे, तब लोगों के आक्रोश का उन्हें भी सामना करना पड़ा था। वहीं कटिहार से कांग्रेस विधायक पूनम पासवान को भी लोगों के आक्रोश का सामना अपने क्षेत्र में करना पड़ा। औरंगाबाद सांसद
सुशील कुमार सिंह के काफिले को उनके ही क्षेत्र में युवाओं ने घेर लिया और रोजगार के साथ विकास पर सवालों की बौछार उनके ऊपर कर दी गई। मधुबनी की बात करें तो मंत्री विनोद नारायण झा का लोगों ने विरोध किया। लोगों ने कहा कि काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन मंत्री जी उद्घाटन करने के लिए जरूर पहुंच गए हैं। वैशाली के महनार में जेडीयू विधायक उमेश सिंह कुशवाहा को भी फजीहत उठानी पड़ी। ग्रामीणों ने उमेश सिंह कुशवाहा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 18 सितंबर को कोसी महासेतु का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन करेंगे और इसके लिए सुपौल स्टेशन को सजाया जा रहा है। इस पुल के जरिए 2 भागों में बटा मिथिलांचल एक हो जाएगा। 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी आधारशिला रखी थी। 86 साल बाद एक बार फिर कोसी वासियों का सपना 18 सितंबर को पूरा होने वाला है। 2 भागों में विभक्त मिथिलांचल को जोड़ने की कवायद जब पूरी हो चुकी है तो कोसी रेल महासेतु पर रेल के परिचालन के लिए 18 सितंबर की तारीख तय मानी जा रही है। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस रेल महासेतु पर ट्रेनों के परिचालन का उद्घाटन करेंगे। अभी तो फिलहाल तो वो यहाँ से सुपौल से होते हुए हसनपुर कुपा तक जाएगी, सरायगढ़ होते हुए हसनपुर कुपा। तो ये काफ़ी अहम कार्यक्रम है क्योंकि 86 सालों से मिथिलांचल 2 भागों में विभक्त था और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को आज नरेंद्र मोदी जी पूरा करने जा रहे हैं। अब उस दिन के कार्यक्रम का इंतजार है और लोगों को उम्मीदें भी प्रधानमंत्री से है कि उस दिन कुछ नई ट्रेनों की घोषणा भी अगर वो कर दें तो कोसी वासियों के लिए वो सबसे अहम दिन होगा। अमित झा, न्यूज 18 नेटवर्क, सुपौल। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड और अपना बहुत ख्याल रखिए।